जी हेलो फ्रेंड्स, मैं आज सभी को बताने वाला ये 10th बोर्ड के लिए बहुत प्रश्न, ये सारे अति इम्पोर्टेंट पूरा क्वेश्चन है। तो आज हम देखने वाले सोशल साइंस का शुरू से। पहला क्वेश्चन है मेरे अति लघुरिय प्रश्न, रिंडर पेस्ट से अब क्या तात्पर्य है? उत्तर, पशुओं में प्लेग की बीमारी को रिंडरपेस्ट कहते हैं, जिसमें 1890 के दशक में हजारों में अफ्रीका के पशु मर गए, जिसमें स्थानीय लोगों की आजीविका और अर्थव्यवस्था पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। दूसरा, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रारंभ हुई? उत्तर, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्रिटेन में तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में काफ़ी बड़ा बदलाव आया। इसे ही औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है, जो शीघ्र ही यूरोपीय देशों से होते होते पूरे विश्व में फैल गया। औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात वस्त्र उद्योग के मशीनीकरण के साथ हुआ है। मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है जो मैट्रिक में आते हैं, हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। ये देखिए, ये उदारीकरण से क्या तात्पर्य है? उदारीकरण से क्या तात्पर्य है? सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने का प्रक्रिया को हम उदारीकरण कहते हैं। दूसरा नंबर है कि उदारीकरण के पश्चात व्यापारी मुक्त रूप से निर्णय ले सकते हैं कि उन्हें आयात या निर्यात करना है। दूसरा, व्यापार पर सरकार का नियंत्रण कम हो गया। तीसरा, विदेशी कंपनियां अपने कार्यालय और कारखाने भारत में स्थापित कर सकती है। ये चौथा क्वेश्चन बहुत वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध के भावना का संचार हो। वैश्वीकरण की भावना से वैश्विक आधार पर तीव्र एकीकरण का वातावरण निर्मित होता है। विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान वैश्वीकरण की परिणामस्वरूप ही संभव हुआ है। आज संपूर्ण विश्व परस्पर काफ़ी निकटता अनुभव करता है तथा सभी देश विश्व परिवार के सदस्य के समान हो गए हैं। वैश्वीकरण द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित उपलब्धियां विश्व स्तर पर परिलक्षित हुई हैं। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विकास। दूसरा है कि प्रौद्योगिकी की विकास। तीसरा, संचार तथा परिवहन के साधनों का विकास। ये दोस्तों बहुत 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 महत्वपूर्ण है ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। देखिए, ये 5वां क्वेश्चन है, भारत के एक खाद्य फसल का नाम बताएं और उसे उगाने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखें। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाइयों। पहला कि गेहूँ बोने तथा काटने के समय अलग अलग जलवायु की आवश्यकता होती है। गेहूँ बोने के समय कम तापमान तथा काटने के समय अधिक तापमान, औसतन 21 डिग्री से की आवश्यकता होती है। दूसरा है कि गेहूं के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत होती है। तीसरा है कि इसके लिए उपजाऊ दोमट तथा काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, ये दोमट मिट्टी या काली मिट्टी में बहुत गेहूँ मतलब उपजाऊ होते हैं। 6 नंबर में क्वेश्चन ये है, राजनीतिक दल क्या अर्थ होता है? मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, बहुत वेरी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो सभी बोर्ड परीक्षाओं में आएंगे। राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है? राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है? राजनीतिक दल लोगों का एक समूह होता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। यह समूचे राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखकर कुछ नीतियाँ और कार्यक्रम तय करता है। सबके लिए क्या अच्छा है इसके बारे में सभी के विचार अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए राजनीतिक दल लोगों को यह समझने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियाँ औरों से बेहतर हैं। राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है ये तो मैंने बता दिया फ्रेंड्स। देखिए इधर, ये अति लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो हमेशा आता है बोर्ड में।
G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 से आप क्या समझते हैं? 1900 देखिए 1944 में होने वाले ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन में होने वाले नियमों से कोई लाभ नहीं हुआ था, इसीलिए वे एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग करने लगे थे। G77 के ब्रेटन वुड्स के जुड़वा संस्थानों की प्रतिक्रिया के रूप में विकास ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ था, जिन्हें ब्रेटन वुड्स के जुड़वा संस्थान कहा जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर केवल कुछ शक्तिशाली विकसित देशों को ही दबदबा था, इसलिए उनसे विकासशील देशों को कोई विशेष लाभ न हुआ। इसलिए इन ब्रेटन वुड्स के जुड़वा संस्थान की प्रतिक्रिया के रूप में विकासशील देशों की G77 नामक देशों ने नई आर्थिक प्रणाली की मांग कर डाली ताकि उनके अपने आर्थिक उद्देश्य पूरे हो सके। जैसे में है पहला, इस नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से उन्हें यह आशा थी कि उन्हें अपने संसाधनों पर सही अर्थ में नियंत्रण हो सके। दूसरा है कि उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिल सके। तीसरा है उन्हें कच्चे माल के सही दाम मिल सकते हैं। चौथा है उन्हें अपने तैयार मालों के लिए विकसित देशों के बाज़ारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। यह G77 देशों ये है फ्रेंड्स। अब मॉडल सेट 2 का देखिए। जॉबर कौन होते थे? जॉबर बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉबर कौन होते थे, उनका क्या कार्य होता था? जब कोई पुराना विश्वस्त कर्मचारी होता था, वह गांव से लोगों को शहर में काम दिलाने का भरोसा दिलाकर लाता था और उन्हें शहर में बसने के लिए मदद करता था। दोस्तों ये सारे मैट्रिक बोर्ड में आने वाले हैं, कृपया इसे नोट्स कर लें। नहीं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ नोट्स मैं दे दूँगा, कमेंट्स में लिख कर मुझे बताना और लाइक शेयर मत भूलना पसंद आए तो।